नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम उपाध्याय पर। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल पर मैं मैथ की संपूर्ण क्लासेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसी के क्रम में आज ये पहला वीडियो है और आज से आगे आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि अब कंटिन्यू आपको मैथ की क्लासेस मिलती रहेंगी और कुछ ही दिनों में रीजनिंग की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मैथ आज फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज ये फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में मैथ का जो फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दोस्तों, इस चैनल पर मैथ की जो क्लासेस होंगी सीक्वेंस होंगी, ऐसा नहीं है कि आज ये चैप्टर कल वो चैप्टर, तो एक सीरीज से पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने संख्या पद्धति उठाया, जो कि ये सिलेबस का बेसिक होता है, इसलिए सबसे पहले मैं संख्या पद्धति आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? अंक होती है। अंक इसको कहते हैं क्या? डिजिट कहते हैं इसको, इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो अंक क्या होते हैं? किसी भी संख्या पद्धति में संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को अंक कहते हैं। तो ये कितने चिन्ह होते हैं? ये 10 चिन्ह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही इतने ही अंक होते हैं। यही इतने चिन्ह होते हैं जिससे हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हीं को हम अंक कहते हैं। कितने? टोटल 10 हैं। ठीक है, ये 10 है। अब इन्हीं को मिलाकर हम संख्या बना देते हैं। तो संख्या क्या होती है? संख्या अंकों को मिलाकर बनती है संख्या, इसको नंबर्स कहते हैं। नंबर, इन्हीं अंकों को मिलाकर हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। जैसे कि हमको बनाना हो 345 ना, तो 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए। अंकों का यूज करके संख्या बनाई जा सकती है। ठीक, तो ये हो गया अंक और संख्या। अब देखिए, यहाँ तक आप समझ गए अंक किसे कहते हैं और संख्या क्या किसे कहते हैं। ये एक बेसिक परिभाषा हो गई। अब देखिए, कोई भी अंक हो, जैसे 745 में लिखता हूँ, सॉरी, कोई भी संख्या हो तो उसमें जितने अंक होते हैं उनके 2 मान होते हैं। तो अपने 2 मान रखते हैं। किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं वो अपने 2 मान रखते हैं। कौन कौन से दोनों मान होते हैं? एक होता है जातीय मान। जातीय मान, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। दूसरा होता है स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय मान मतलब इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू। अब क्या होता है, मैंने जैसे किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं, जैसे 7 है, 7 के 2 मान होंगे। एक उसका स्थानीय मान होगा, एक जातीय मान होगा। देखते हैं कैसे कैसे इसके 2 मान होते हैं, क्या क्या 2 मान होते हैं। दोस्तों, इसको आप नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप इसको रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो क्या था? 745 है। अब इसके हम स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए, जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले वो अंक लिख दीजिए। अंक लिख दीजिए। अब देखिए उस अंक के बाद कितने अंक हैं। जितने अंक हो उतने आप 0 लगा दीजिए। इसके बाद कितने अंक हैं? एक भी अंक नहीं, तो एक भी 0 नहीं लगेगा। 4 का निकालना है तो 4 लिखा। 4 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान 40 हो गया। अब 7 का निकालना है, तो हमने 7 लिखा और 7 के बाद देखा कितने अंक हैं, तो 1 2 अंक हैं, तो यहाँ पे हम 2 0 लगा देंगे। 700, ये इसका क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। तो ये हो गया स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू, पीवी, प्लेस वैल्यू। अब जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वही संख्या उसकी खुद, उसका जातीय मान होता है। जैसे ये 5 है, 5 का जातीय मान क्या हो गया? जातीय मतलब सॉरी फेस वही हो गया, 5 हो गया। 4 का फेस वैल्यू क्या है? 4 का 4 ही है। ऐसे 7 का भी फेस वैल्यू क्या है? 7 है।
ठीक, ये स्थानीय मान हो गया और ये हो गया जातीय मान। अब चलिए देखते हैं दशमलव वाले जो संख्याएं होती हैं उसका जातीय मान, उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे हम लिखते हैं 123.45, ये है 0.45। अब इसका स्थानीय मान निकालते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि पॉइंट के बाद जो निकालते हैं स्थानीय मान, उसमें सबसे पहले हम लगा देंगे पॉइंट। जैसे पॉइंट के इधर वाला दशमलव के बाद वाली जो संख्या उनका निकालने के लिए सबसे पहले हम लगा देंगे दशमलव। अब दशमलव के उस संख्या के पहले कितने अंक हैं, यहाँ पे संख्या उस अंक के बाद देखा जाता था, यहाँ पे अंक के पहले कितने अंक वो देखा जाएगा। जैसे 5 का निकाल रहे हैं तो 5 के पहले कितने अंक है, दशमलव के बाद और 5 के पहले तो 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे और वो संख्या लिख देंगे, वो अंक लिख देंगे 5। तो ये क्या हो गया इसका 0.05। इसी तरह से 4 का देखते हैं, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या लगाया, दशमलव लगाया। अब दशमलव के बाद और उस अंक के पहले कितने अंक हैं, दशमलव के बाद और 4 के पहले एक भी अंक नहीं, एक भी 0 नहीं लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 4। ठीक, इसका स्थानीय मान कितना हो गया 0.4। इसी तरह से 3 का, अब देखिए 3 लिख दिया। अब 3 के बाद और दशमलव के पहले कितने अंक है, एक भी अंक नहीं है, इसका स्थानीय मान 3 हो गया। 2 का निकाले, सेम ऐसे निकालेंगे। 2 के बाद और दशमलव के पहले कितने अंक हैं, 1 अंक है, 1 0। ऐसे ही 1 का निकालेंगे। 1 के बाद और दशमलव पहले कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, 2 0 लगा दिए, तो इसका स्थानीय मान 100 हो गया। तो दोस्तों हमने से देखा कि दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो सिंपल से इसको याद रखना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो इकाई का अंक होता है, किसी संख्या में इकाई का अंक होता है, उसका स्थानीय मान और जातीय मान नहीं बदल रहा है, सेम ही होता है। जैसे 121 ही देख लीजिए, 121 था, 121 में एक क्या है, इकाई का अंक है, इसका स्थानीय मान भी 1 है और इसका जातीय मान भी 1 है। तो इकाई के अंक का जो स्थानीय मान और जातीय मान है ये नहीं बदलता, ये एक ही रहता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में उसके सारे अंकों के स्थानीय मान को जोड़ देने पर वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 123 है, इसके सारे स्थानीय मान निकाल के अगर आप जोड़ देंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए निकाल लीजिए। 3 का 3 हो गया, 2 का 20, 1 का हो गया 100। अब ये तीनों संख्याएं अगर आप जोड़ देंगे तो आपको 123 मिलता है। ये होता है स्थानीय मान। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ये संख्या पद्धति में संख्याओं के कुछ बेसिक प्रकार होते हैं, जो कुछ, तो उसको आज हम देखते हैं क्या क्या प्रकार होते हैं। तो प्रकार में सबसे पहली बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या का। पहले हेडिंग डालते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। अब टाइप्स ऑफ नंबर में क्या पढ़ना है आपको, संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिसको आप गिन सकते हैं, सब प्राकृतिक संख्या। इसका एक बेसिक सा परिभाषा है, इसी को आप जानते रहिए बस, बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक परिभाषा इसमें याद करने की जरूरत नहीं। वे सारी संख्याएं जिनको आप गिन सकते हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3, ऐसे आप अनंत तक चले जाइए, इनफाइनाइट तक आप चले जाइए, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं आप गिन सकते हैं, सोच सकते हैं, सब प्राकृतिक संख्याएं।
अब अगर आप कहते हैं जीरो क्या है, तो जीरो जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जीरो आप गिन सकते हैं, जीरो नहीं गिन सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई कहता है मुझे 0 रुपया दीजिए, तो आप क्या देंगे उसको? कुछ नहीं देंगे। जीरो एक केवल संकेत मात्र है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक, समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसके कुछ इसमें फार्मूला कुछ अप्लाई किए जाते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन, पहला फार्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर पूछा जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है, ज़्यादा इसका काम लगता है, आने वाले भी चैप्टरों में भी इसका काम लगेगा, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखिए इस पर सवाल कैसे आते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या, प्राकृतिक संख्या। इस पे सवाल देखिए कैसे आते हैं। आपसे पूछा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपको सूत्र पता ही है, क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। तो कुछ नहीं करना है, सीधा n की जगह पे ये रख देना, 10 रख देना है। 10 इंटू 10 प्लस 1/2 मतलब 10 गुणे 11/2, 5, 11 बचे 55। ठीक, ऐसे आप आराम से किसी भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब अगर आप ये देखते होंगे ये सूत्र n इंटू n प्लस 1/2, ये अगर आपको लेंदी लगता होगा तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप जानिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया संख्याओं के योग का, प्राकृतिक संख्याओं के योग का, मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन था, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, मैंने प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक, यही पूछा गया था। तो आपको उसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए प्रथम 10 पूछा गया, 10 लिखिए, 10 में 1 जोड़ के 11/2। ठीक, 11/55। जो जहाँ तक पूछा जाए उससे एक आगे वाली संख्या गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए, बस सिंपल सा है। इसको भी इसमें भूलने की कोई चांस ही नहीं। ठीक, अब देखिए इसमें और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको और टेक्निकल बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। 11 प्लस 12 प्लस 13 डॉट डॉट प्लस 20, इसी का योग पूछा गया है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे? आपको तो सूत्र पता है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, ऐसा तो पता नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्राकृतिक संख्याओं का। अब इसमें देखिए आप थोड़ा सा समझ के अगर लगाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, मैथ समझने वाली चीज़, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए सिंपल से इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। आपको जो सूत्र पता है पहले उसको अप्लाई करिए। जैसे आपको पता है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के योग निकाल सकते हैं आप, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसी बीच में 11 आएगा, 11 प्लस 12 आएगा, फिर डॉट 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 प्लस 20 आएगा। ये तो आप निकाल ही सकते हैं, आपको पता ही है। 20 गुणे 21/2 कर देंगे, इसका आ जाएगा। तो हमको निकालना कितना है, इतने का निकालना है। ठीक, इतने का आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए आप पूरा निकालिए। देखिए कैसे लॉजिक कैसे लगाया जाता है। ये पूरा निकालिए, पूरे में से इतना घटा दीजिए, ये यहाँ तक घटा दीजिए, पूरे का योग निकाल के यहाँ तक का निकाल के आप घटा दीजिए, तो आपका यहाँ तक का निकल जाएगा। अब देखिए 10 तक, यहाँ तक का मतलब कहाँ तक, ये 10 है, 10 प्लस 11, 10 तक निकालिए। तो 10 तक का क्या हो गया, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 10 गुणे 11/2, ये हो गया 5, 55। ठीक, अब 1 से लेके 20 तक निकालिए, तो 20 तक का क्या हो गया, 20 गुणे 21/2, सिंपल 10, ये हो गया 210। ठीक, टोटल 210 हो गया, यहाँ तक हो गया 55, 10 तक। अब 210 में से 55 घटा दीजिए, 210 में से 55 घटा दीजिए,
ये हो गया 5 5 155। ठीक, क्या हो गया 155। ये बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आप आराम से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आपको थोड़े सा और टेक्निकल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, एग्जामिनर क्या करते हैं अपने शब्दों में आपको फंसाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। वही उन्हीं सूत्रों को आपको अप्लाई करने में थोड़ी समस्या होने लगती है, जब समस्या वो आपको एग्जामिनर शब्दों में आपको उलझाने लगते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था, किसी घड़ी में जो बेल वाली घड़ी होती है, किसी घड़ी में 1 बजे वो बेल 1 बार बजती है। चलिए इस क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। किसी घड़ी में जो बेल लगी होती है 1 बजे 1 बार बजता है, 2 बजे 2 बार बजता है, 3 बजे 3 बार बजता है और इसी क्रम में आगे बढ़ता जाता है। तो एक दिन में ये घंटी कितने बार बजेगी? अगर 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, इसी क्रम में आगे चलती जाती है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 24 घंटे मतलब एक दिन में कितनी बार वो बेल बजेगी। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सिंपल सा सवाल है, ये सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि लिखने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप नोट डाउन कर लिया करिए जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ सुनकर। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दीवाल घड़ी का है। तो दीवाल घड़ी यहाँ से 12 शुरू होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, यहाँ हो गया 6 7 8 9 10 11। ये दीवाल घड़ी है। अब कह रहा 1 बजे 1 बार बजती, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। इसी हिसाब से 12 बजे तक बजेगी, फिर वहाँ से रिपीट होगा। तो क्या आपको करना है, सीधा 1 2 3 इन्हीं की योग निकालना है। 1 2 + 3 डॉट डॉट 12 यहाँ तक निकालना है आपको। ठीक, अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ तक आए, यहाँ से फिर रिपीट होने लगा, तो यहाँ से फिर शुरू कर देना है। 1 + 2 + डॉट 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 12। ये देखिए 2 युग्म बन गए इसके। ठीक, इसके 2 युग्म बन गए। तो 1 से 12 तक सबसे पहले आप निकालिए। 12 × 13 / 2, ये हो गया 2 × 6 = 12, 13 × 6 = 78। ठीक, 12 बजे तक ये 78 बार बजेगी। अब फिर से ये 78 बार रिपीट होगी। ये 78 यहाँ तक हो गया, फिर 78 बार 12 बार रिपीट होगी। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए आप। 78 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156 बार बजेगी। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल होते जाते हैं बाकी, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए हमने पढ़ लिया n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ लिया, ये यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1/6। ठीक, अब देखिए इसी को आप यूज करेंगे, इस पर भी वैसे सेम क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया, ये आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस 10 × 10 = 11 × 10 दूनी 20 1 21 बटे 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21 और ये हो गया 2 पंचे 10, 11 पचे 55 × 7 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 29, 385। बस ये हो गया आंसर। इसमें भी आपको ऐसे ही फंसाया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में फंसाया गया, उनके योग में फंसाया गया, वैसे वर्गों के योग में भी फंसाया जा सकता है। आपको 11 से 20 तक पूछ लिया जा सकता है। 11 से 20 तक पूछा जाएगा तो 10 तक आप
निकाल के और 20 तक का निकाल के उसमें से घटा देंगे 10 तक का। तो इसी हिसाब से किया जा सकता है। अब चलिए इसमें एक और फॉर्मूला होता है घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। ठीक, ये क्या होता है, इसमें क्या करना है आपको, ये तो ज़्यादा सिंपल है। इसमें आप घनों का पूछ रहा है, वहाँ की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल के उसी की स्क्वायर कर दीजिए, घनों का आ जाता है। तो इसका सिंपल सा सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, ये आपका आ जाता है घनों का योग। अब देखिए एक सवाल देख लीजिए, घनों का योग। अब मान लीजिए आपसे पूछता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछ लेता है, तो आपको सूत्र पता ही है, n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, 10 तक के घनों का योग। अब आप सिंपल यहाँ 10 इंटू 11/2, ये हो गया 5, ये हो गया 55। ठीक, ये अब इसी का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा घनों का योग। अब स्क्वायर करने के लिए ये हो गया 25 × 30, 3025 क्या हो गया, घनों का योग। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या के कुछ सवाल देखे हमने, कुछ इसमें सूत्र देखे जहाँ से सवाल आते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या, हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। इसमें मैंने क्या कहा, जीरो और प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जीरो से लेके 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक जितने हैं सब ये पूर्ण संख्या। ठीक, इसमें केवल आपको जीरो बढ़ा देना है। अब इसके आधार पे अगर आप कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, देखिए इसको ध्यान रखिएगा कि समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। ठीक, ये पूर्ण संख्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, संख्याओं के प्रकार में तीसरे नंबर पर बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ज़्यादातर आप इंटीजर के नाम से ही इसको जानते होंगे, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान इंटीजर कहते हैं। जीरो के आगे आप इस यहाँ लिखना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 डॉट इधर इनफाइनाइट तक। इसके इधर आप जानते हैं यहाँ पे निगेटिव शुरू हो जाता है, -1 -2 -3 डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। इसमें सबसे एक चीज़ आपको बता दें, गणित में एक संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा वह रेखा होती है जिसमें हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा ऐसे एक संख्या रेखा होती है, इसमें बीच में हम जीरो से डिनोट कर देते हैं। अब जीरो के दाहिनी साइड जितनी संख्याएं लिखेंगे वो पॉजिटिव होती हैं और धनात्मक होंगी, और बाएं साइड जितने लिखेंगे ये ऋणात्मक होती हैं, इनको ऋणात्मक लिखेंगे। अब देखिए जीरो के इधर लिखेंगे, जैसे इधर हो गया 1 2 3 डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक। अब जीरो का अगर इधर जाएंगे तो ये निगेटिव होने लगेंगी, 1 -2 -3 -4 ऐसी डॉट अब जाती जाइए माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब बीच में क्या बच जाता है, जीरो बच जाता है। जीरो क्या होता है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये न्यूट्रल होता है, ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उड़ान तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सम विषम संख्याओं की। चौथा नंबर सम संख्या। सम संख्या इसको बोलते हैं इवन नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? सम संख्या किसे कहते हैं? सम दो से विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जो भी संख्याएं दो से विभाजित हो जाएंगे उनको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते जाइए, सारी सम संख्याएं हैं। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट विषम संख्या। विषम संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाता है, विषम किसे कहते हैं? विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर ठीक है। जो सम संख्याएं नहीं होती वो विषम संख्याएं हैं। दो से विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, और जो सम संख्याएं नहीं होती वो विषम संख्याएं होती हैं। तो सिंपल सा इसका भी परिभाषा है, विषम संख्याएं होती हैं। अब देखिए, आप देख रहे होंगे एक बचता है जीरो। जीरो क्या है? जीरो सम है या विषम है? अब इसको देखिए हम सिद्ध कैसे करते हैं जीरो क्या है। जीरो वैसे तो है सम संख्या, लेकिन अब कैसे जानेंगे ये सम संख्या है? विभाज्यता के नियम से तो जीरो को नहीं जान पाएंगे ये सम संख्या है। देखिए, सम संख्या और विषम संख्या की कुछ क्वालिटी होती हैं, कुछ इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। देखिए, कोई भी सम संख्या अगर उसमें सम संख्या जोड़ते हैं, सम प्लस सम, तो वो आपको सम संख्या मिलेगी। ठीक, अब देखिए, कोई सम संख्या है और आप उसमें विषम जोड़ देते हैं। जैसे 2 है सम संख्या, 3 है विषम, 3 2 5 हो गया तो विषम हो जाता है। ये क्या हो गया? विषम संख्या। ठीक, ये चीजें हो गई। अब देखिए, कोई विषम संख्या है, विषम में विषम अगर जोड़ देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? सम हो जाती है। जैसे कोई संख्या है 3, अगली है 5, दोनों विषम संख्या है, दोनों जोड़ देंगे 5 3 8 हो गया। तो अब उसके बाद देखिए, सम इंटू सम। सम में अगर सम से गुणा कर देंगे, मान लीजिए 2 है गुणे 4, दोनों सम संख्याएं, दोनों गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 आ गया। तो 8 क्या है? सम संख्या, मतलब सम इंटू सम बराबर सम हो जाता है। सम इंटू विषम गुणा करेंगे, ये भी सम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, 2 सम है, 3 विषम है, 3 दूनी 6, 6 क्या हो गया? सम हो गया। अब देखिए, विषम इंटू विषम, ये क्या होगा? विषम इंटू विषम क्या होगा? ये होगा हमेशा विषम होगा, जब भी होगा विषम होगा। जैसे 3 विषम है, 5 विषम है, 3 5 15, 15 विषम है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई? ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जीरो कैसे सिद्ध करते हैं कि ये एक सम संख्या है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए एक सम संख्या हम लेते हैं क्या? 2, और 2 में जोड़ते हैं 0। ठीक, अब देखिए, सम में अगर सम जोड़ा जाएगा तो संख्या आएगी सम। 2 में 0 जोड़ा गया तो क्या आया? 2 आया ना। अब इस सूत्र से देखिए, सम प्लस सम बराबर सम होता है। ये 2 सम पहले से ही है, इसका मतलब इसमें ये सम जोड़ा गया तभी ये सम आया है। ठीक, यहाँ से ये प्रूव होता है कि 0 सम संख्या है। चलिए, मान लीजिए इसको हम विषम मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर इसको विषम कोई मान लीजिए विषम मान के सवाल लगाते हैं। एक संख्या हम ले लेते हैं क्या? 4 प्लस 0। अगर आप कह रहे हैं ये 0 विषम है, तो अब सम संख्या के साथ ये जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? सम प्लस विषम बराबर कितना आना चाहिए? विषम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आ रहा है। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि 0 जो है ये सम संख्या है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं 0 के बारे में। देखिए, 0 के बारे में क्या देख सकते हैं?
संख्या रेखा पर आप देखिए, ये है संख्या रेखा। इसमें यहाँ बीच में 0 होती है, इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, इसे डॉट डॉट इधर चले जाइए। अब यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4, ठीक, ऐसे बढ़ते जाइए। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो दो सम संख्याएं हैं उनके बीच में एक संख्या का गैप आ रहा है, बस जैसे 2 से 4 जाइए, बीच में एक 3 आ रहा है, तो ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं मिलेंगी। जैसे अब यह देखिए, ये नकारात्मक संख्या है, नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक सम संख्या है। अब ऋणात्मक सम संख्या से आगे वाली सम संख्या देखेंगे, यहाँ से बढ़े, ये मिला, एक छोड़ के एक सम संख्या मिला। अब इसके आगे एक विषम मिलेगा, इसके आगे फिर आपको मिलना चाहिए सम, ठीक। ये देखिए पेयर बनता जा रहा है। अब फिर विषम, फिर यहाँ से सम, अब फिर एक विषम मिल गया, फिर यहाँ से सम। तो यहाँ से भी सिद्ध होता है कि 0 जो है ये सम संख्या है, ठीक। तो हमने आज पढ़ा सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक। अब देखिए इसमें भी उसी जिस हिसाब से प्राकृतिक संख्या में हमने देखा कि तमाम उसमें सूत्र लग रहे थे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, उसके वर्गों का योग क्या होता है, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रथम n सम संख्याओं का योग एवं प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यही 2 फार्मूला याद करने की जरूरत है। ज़्यादा इसमें लफड़े पड़ने की जरूरत नहीं है, इतना पहले जान लीजिए क्या होता है। चलिए इसको जान लेते हैं क्या होता है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होता है। सिंपल सा इसका तो और सिंपल सूत्र है, इसको n × n + 1, बस यही इतना कर देना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है प्रथम n सम संख्याओं का, n तक की नहीं कह रहा है, ये प्रथम n संख्याओं का। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम संख्याओं का, तो यहाँ डायरेक्ट आपको लिखना है 5 × 5 + 1, ये हो गया 6 × 5 = 30, ठीक। अब देखिए ये पांचों संख्याएं थी कि कौन सी जिनका योग निकाला गया है। प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यही है, इन्हीं का योग निकाल। अब देखिए इसमें गलती कहाँ पे होती है, ये जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 पूछ लिया गया, इसका मान बताइए। अब आपको ये नहीं कर देना है कि n इसको मान लेना है 10 को, कि 10 × 11 कर देना है, 110 हो जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा। हमको देखना है प्रथम n सम संख्याओं, इसमें संख्याओं को गिना जा रहा है, ठीक। 1 2 3 4 5 से करना है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। इसी प्रकार से विषम संख्याओं देख लेते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का। इसका और सिंपल सूत्र है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n², इसी n का स्क्वायर कर देंगे। जैसे प्रथम 5 संख्याओं पूछा गया, प्रथम 5 संख्याएं कौन सी, क्या होता है, ये 1 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, ठीक। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 2 3 4 5 संख्या। अब इनका क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिए इसको, 3 1 4 5 4 9, 9 7 16 9 25, सिंपल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब दोस्तों, अब ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी।
यहाँ तक आप इसको देखिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।